Yes, Sushmita, Yes, ma'am. Good afternoon. are you there now? Yes, ma'am. Can we start? Yes, ma'am. So, Sushmita, in tomorrow's session, we have discussed about feminism, different waves of feminism, and theories related to Virginia Woolf, Aruma One's own, Simon De Beauvoir, Kate Millett. So now we are coming towards our new topic, that is new criticism. So today I'm going to teach you regarding the new criticism. So new criticism starts from 1920 to 1930. We discussed about all the criticism, all the stages like classical criticism. Then we were having neoclassical criticism. Before the neoclassical criticism, we read about Renaissance criticism. After neoclassical criticism is divided into three ages, that is Restoration Age, Augustan Age, and Age of Johnson, that we have discussed yesterday. After the neoclassical criticism, we read about romantic criticism like Wordsworth, S.T. Coleridge, or as we are having John Keats in this phase also, Samuel Taylor Coleridge, P.B. Shelley. So these all are the famous poet during the era of Romanticism, romantic critics we call it. We discussed about the concept of fancy and imagination of S.T. Coleridge, uh, primary imagination, secondary imagination, fancy. We all have read all these things. Now we are coming towards new criticism. New criticism का time period है 1920 से लेकर 1930. So it is a approach. It is a Russian approach towards literature. This word is derived from formalism. So, formalism is a term originated from Russia, and from this formalism, we connote our term new criticism. रशियन फॉर्मलिज्म से हमारी फॉर्मलिज्म का क्या मतलब होता है वी इन विच वी कीप ऑल द इन विच वी कीप इन माइंड ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ लैंग्वेज तो न्यू क्रिटिसिज्म ने किस पे न्यू क्रिटिसिज्म वालों ने किस पर फोकस किया है फॉर्मलिज्म के ऊपर किया है फॉर्मलिज्म का कंसेप्ट हमारा कहां से आया है रशिया से आया है रशियन फॉर्मलिज्म से ही ये वाला फॉर्मलिज्म ऑप्ट किया गया है जो न्यू क्रिटिसिज्म में ऑप्ट किया गया है तो इसमें हम क्या देखेंगे न्यू क्रिटिसिज्म में वो क्या कह रहे हैं कौन से अप्रोच टुवर्ड्स लिटरेचर की बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं हमारी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं इसमें हम और हम देखेंगे जो फॉर्मलिज्म है जिसमें न्यू क्रिटिसिज्म फोकस कर रहा है फॉर्मलिज्म का मतलब हो गया जिसमें हम अपना फोकस करेंगे ऑन लैंग्वेज ऑन फॉर्म ऑन कंटेंट ऑन स्ट्रक्चर ऑन सिंटैक्स ऑन ग्रामर तो ये हमारा है इसमें न्यू क्रिटिसिज्म में अप्रोच टूवर्ड्स लिटरेचर अप्रोच टूवर्ड्स आवर टेक्स्ट इससे पहले जो था हमारा वर्ड्सवर्थ का जो था हमारा वर्ड्सवर्थ में हम क्या समझते हैं अगर मैं आपको नाम वर्ड्सवर्थ देती हूँ तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्रिटिक वर्ड्सवर्थ आप वर्ड्सवर्थ से ये समझेंगे कि अगर वर्ड्सवर्थ का नाम आ रहा है तो भाई जो इसका सारा का सारा कंटेंट है ना जो सारा का सारा टेक्स्ट है ना दैट इज रिलेटेड टू अवर नेचर ये इसकी बात करते हैं अगर हम कीट्स की बात करते हैं जॉन कीट्स की बात करते हैं ही डायरेक्टली स्पोक अबाउट क्या कहते हैं उसे सेंसुअसनेस की बात करते हैं वो सेंसुअसनेस इन नेचर कि नेचर के अंदर भी कुछ एक फीलिंग्स होती हैं और अगर हम बात करते हैं अपने नियो क्लासिकल क्रिटिसिज्म की ड्राइडन वगैरह की बात करते हैं पोप वगैरह की बात करते हैं हॉरेस वगैरह की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन्होंने डायरेक्टली कॉपी किया है किसको एरिस्टोटल वगैरह को होरेस को लॉन्जाइनस के वर्स को इन्होंने फॉलो कर रखा है तो कहने का क्या मतलब है कि इससे पहले जो हमारा कंटेक्स्ट था जो हमारा मैटर था वो हम एनालाइज करते थे थ्रू द नेम ऑफ एन ऑथर पोएट और राइटर मगर न्यू क्रिटिसिज्म जो हमारी अप्रोच है वो किस पर फोकस करती है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर हमारे सिंटैक्स के ऊपर हमारे ग्रामर के ऊपर वो जोर देती है
कि हमारा जो कंटेंट है ना, उसमें फॉर्म, कंटेंट और लैंग्वेज दे ऑल आर इक्वल। इससे पहले जो वर्ड्सवर्थ था उसका सिर्फ जो हमें मैटर दिया जाता था, जो वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स है, और जो वर्ड्सवर्थ ने इतनी पोएम्स लिखी है, उसकी जो पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, और नंबर ऑफ पोएम्स ही रोट। तो क्या है, हम उन उस पोएम्स को, उन कंटेंट को किसके अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं, जो उन्होंने हमें इन द फिक्स पैटर्न बात को बता दिया है। मगर जो हमारे न्यू क्रिटिक्स हैं, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने हमारे सामने एक कंटेंट रख दिया है, एक मैटर रख दिया है, और वो हम लोग, और उस कंटेंट को उन्होंने रीडर के हवाले कर दिया है कि तुम इसको एनालाइज करो, आप इस कंटेंट से, इस कंटेक्स्ट से क्या समझते हैं। इट मीन्स उन्होंने सारा का सारा उस कंटेंट का एनालाइज, उसकी इंटरप्रिटेशंस किसके हवाले कर दी है, रीडर के हवाले कर दी है। उसमें रोल ऑफ ऑथर और रोल ऑफ पोएट इसमें उन्होंने खत्म कर दिया है, कि आप पोएट और ऑथर की बैकग्राउंड से, उसके नाम से उस कंटेंट को, उस मैटर को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। न्यू क्रिटिक्स क्या कहते हैं, हम उस मैटर को एनालाइज किस वे से करेंगे, थ्रू इट्स कंटेंट, थ्रू इट्स स्ट्रक्चर, थ्रू इट्स फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, थ्रू इट्स पोएटिक डिवाइसेस, थ्रू एजोनेंस, एंड नॉट बाय टाइम, नॉट बाय बायोग्राफी ऑफ राइटर, नॉट बाय एनी टाइप ऑफ रिलीजन। थोड़ा सा आपको समझ आया है सुष्मिता? Yes, ma'am. तो क्या कह रहे हैं, न्यू क्रिटिक्स किस पर फोकस कर रहे हैं, दे फोकस्ड ओनली ऑन लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ साथ उन्होंने कंटेंट के ऊपर फोकस किया है। कंटेंट तो होगा ही ना, हर एक राइटर हमें कंटेंट तो अपना देगा ही ना। अब हमने एरिस्टोटल की ट्रेजेडी वगैरह पढ़ी थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था, हमें 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी उन्होंने बता दिया, और क्या कहा है कि आप किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को, किसी भी वर्क ऑफ लिटरेचर को, किसी भी राइटर के वर्क को आप उन 6 चीजों के अकॉर्डिंग आप उनको एनालाइज करो। मगर हमारे न्यू क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं, हमने उस कंटेंट को, उस मैटर के अंदर दोनों चीजों पर ध्यान देना है। हमने उसके कंटेंट के ऊपर भी ध्यान देना है, जो मैटर लिखा गया है, और उस कंटेंट को, उस मैटर को हम एनालाइज करेंगे थ्रू द चॉइस ऑफ रीडर, थ्रू द इंटरप्रिटेशन ऑफ रीडर, थ्रू द एनालिसिस ऑफ रीडर। दे फोकस्ड ओनली ऑन लैंग्वेज। न्यू क्रिटिक्स कि लैंग्वेज कैसी है, फंक्शन लैंग्वेज का क्या हो रहा है। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर और टेक्स्ट दोनों की बात कर रहे हैं। न्यू क्रिटिक्स किस पर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कि स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है। एक पूरे के पूरे एक ओवरऑल वर्क के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो क्या हमें बता रहा है, क्या वो हमें कहना चाहता है वो वर्क। क्या उसकी लैंग्वेज ठीक है, क्या उसका एजोनेंस ठीक है, एलिट्रेशन उसमें कितनी है, सारी पोइट्रिक डिवाइसेस क्या पूरा वर्क कर रही हैं। मगर हमने वहां पर राइटर की बायोग्राफी का, रिलीजन का, कोई टाइम पीरियड कुछ हमने उसमें फॉलो नहीं करना। और इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म फोकस वाज ऑन स्ट्रक्चर एंड टेक्स्ट रादर देन हिस्ट्री, रादर देन टाइम पीरियड, रादर देन लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ राइटर। ये आप लिख सकती हैं। The main focus of new criticism was on structure and text rather than history, time period, life history of a writer, etc. नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है न्यू क्रिटिसिज्म, टेक्स्ट इटसेल्फ कैरीज इट्स ओन वैल्यू। तो जो भी टेक्स्ट है हमारा न्यू क्रिटिसिज्म में, वो क्या कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा कंटेक्स्ट बनाना है, एक ऐसा मैटर बनाना है जिसकी खुद ही अपने आप में एक वैल्यू हो, कि मतलब जो वर्क है ना, वो खुद ही अपने सारे फंक्शंस अब वो प्रॉपर परफॉर्म करे, वो कंटेक्स्ट, वो मैटर। सो आई ए रिचर्ड्स आप लिख सकते हैं, ही वॉज अ फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। आपसे पूछेंगे हु वाज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, तो आप बताएंगे आई ए रिचार्ड्स। अभी तो हमने न्यू क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन की है, एंड इन योर सिलेबस यू आर हैविंग अवर क्रिटिक आई ए रिचार्ड्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, ही वाज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। इनका पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रॉय रिचर्ड्स। आइवर आर्मस्ट्रॉय रिचर्ड्स। ही वाज अ न्यू क्रिटिक। He laid stressed on the structure and text of a language. उसके बाद है, आपसे पूछा जाएगा who coined the term new criticism। तो आपने बताना है जॉन क्रॉ रैनसन coined the term new criticism in his work The New Criticism।
आई ए रिचर्ड्स कौन थे? फादर थे न्यू क्रिटिसिज्म के। मगर ये टर्म किस कौन है न्यू क्रिटिसिज्म? जॉन क्रॉपर रैंसन। इन्होंने 1941 में अपने वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म। सुष्मिता, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. सो इसमें हम क्या कह रहे हैं? टेक्स्ट इटसेल्फ कैरीज इट्स ओन वैल्यू। कॉइंड पता चल गई है हु कॉइंड द टर्म? Yes, ma'am. हु? John Crow Ransom. इन 1941 इन In हिज वर्क। in his work, New Criticism. वेरी गुड। तो आगे आपसे पूछेंगे वर्क्स ऑफ आई ए रिचर्ड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं एंड यू शुड नो। फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1924। Principles of New Criticism, it is a work by I.A. Richards which was published in 1924. Then his second work, Practical Criticism. Practical Criticism, it came in the year 1929। जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसके बाद इनका एक और वर्क आया है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1923 विथ सी के ऑगडन। सी के ऑगडन के साथ इन्होंने एक वर्क निकाला था, अपना एक वर्क को पब्लिश करवाया था, उसका क्या नाम था? मीनिंग ऑफ मीनिंग, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1923। अब हम आ रहे हैं आई ए रिचर्ड्स का वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उसमें ये क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज की हम कैसे वे में स्टडी करेंगे उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया है अपने वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में, वेयर ही लेड स्ट्रेस ऑन द फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज। वही बात मैं कर रही हूँ, आइए जो न्यू क्रिटिसिज्म है उनकी अप्रोच बहुत ही डिफरेंट है जो इससे पहले के राइटर्स हो चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर, उसके टेक्स्ट के ऊपर और उसके साथ साथ इसके फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रेस दिया है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में उसने क्या कहा है कि इंग्लिश लिटरेचर अपने आप में ही वो क्या है, एक पूरी की पूरी स्टडी है जो हमें कुछ ना कुछ बयां करती है, जो कुछ ना कुछ हमें एक चीज बताती है, और वो रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे एनालाइज कर रहा है। आगे इसने एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया है क्या किया था इन्होंने। ही गेव टू हिज स्टूडेंट्स विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट और व्हेन दे वर रिटन। उन्होंने एक मैटर कुछ एक स्टूडेंट्स को अपने दे दिया और उनको बताया नहीं कि इसका पोएट कौन है और ये कब लिखे गए हैं, और उन्होंने क्या कहा, इस मैटर को आप लोग अपने आप से एनालाइज करो, इसकी इंटरप्रिटेशंस दो। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था इन वर्क के ऊपर? क्या पर्पस था उनका जब उन्होंने स्टूडेंट्स को ये दे दिया काम कि मैं आपको कुछ एक कंटेंट दे रहा हूँ, एक मैटर दे रहा हूँ, और उन्होंने बताया कि इसके पोएट के बारे में और ये कब लिखे गए हैं, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो नहीं बताया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के लिए, जिससे हम उसकी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखकर बता सकते हैं कि हमारे वर्क की थीम कैसी होगी। हमारा पूरा का वरा वर्क की थीम किस पर एंटायरली डिपेंड करती है? हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है, सिनेरियो कैसा चल रहा है, इरा कौन सा चल रहा है। तो वो भी इन्होंने अपने अपने रीडर्स को नहीं बताया, अपने स्टूडेंट्स को नहीं बताया। उन्होंने क्या किया, उनका जो ऑब्जेक्टिव था इस वर्क को देने का, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वर्क वॉज टू इनकरेज हिज स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन द टेक्स्ट and to bring out the interpretation, and the close analysis of the text brings and generates deep understanding of the matter. And they organized, the students organized their response and give a wonderful interpretations of that content matter when I.A. Richards give them their work। तो इन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने इनको ये वर्क दिया तो उनका जो ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स के अंदर इनकरेज करना कि वो टेक्स्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, और उन्होंने क्या देखा कि हर एक बच्चे ने उस टेक्स्ट को बहुत ही क्लोज एनालिसिस किया है। उन्होंने उसके फॉर्मल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताया, उसमें उसके कंटेंट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके एजोनेंस के बारे में, उसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, रादर देन एनी थीम। थीम तो थी उसके बाद जो और चीजें थी ना वो सब उस बच्चों ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में
जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये दिया था, और वहीं से हमारी थ्योरी डेवलप होकर आई थी न्यू क्रिटिसिज्म में, कि हम एक लैंग्वेज को, एक मैटर को उसके फॉर्मलिज्म के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, फॉर्मेलिटीज के थ्रू भी हम अपने टेक्स्ट का एक मीनिंग लेकर आ सकते हैं, एक अच्छी वंडरफुल इंटरप्रिटेशंस, एक वंडरफुल इवैल्यूएशन की तरफ जा सकते हैं। ये है इनका इसमें। आगे चलें। Yes, ma'am. अब इसी को आगे थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म में आईए रिचार्ड्स ने आगे बताया है कि उन्होंने किया है सारा का सारा इतना जो स्टडी आगे हुई है उसमें इन्होंने क्या बताया है कि क्यों हम आईए रिचर्ड्स ने इसमें इतना फोकस किया है। ह्यूमन कम्युनिकेशन की इंटेंशन की बात कर रहे हैं ये। अब जो ये इन्होंने बताया है, हमें न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बताया है, जो हम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या बताना चाहते हैं कि जब हम एक लैंग्वेज के सिमेंटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसकी फॉर्म की बात करते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप कोई भी यूट्यूब पे कोई लेक्चर सुनते हो, तो अगर तो आपको जल्दी जल्दी में कुछ उसका समझ आ रहा है, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो इट मीन्स जो आपकी कम्युनिकेशन है उस पर्सन के साथ एक अच्छी डेवलप हो रही है, बिकॉज यू आर गेटिंग एन आइडिया फ्रॉम हिम। मगर आपको कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बता रहा है, कि कोई पोएटिक डिवाइस भी नहीं यूज कर रहा, कोई ग्राफ वगैरह यूज नहीं हो रहा, कोई स्लाइड वगैरह यूज नहीं हो रही, तो आप समझते हो कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, एंड यू फील डिसइंटरेस्टेड, और आप उस चैनल को छोड़कर कहीं और चले जाते हो। तो वो क्या कर रहे हैं, जो हम अपना ये न्यू क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की जो बात कर रहा है आईए रिचार्ड्स, जो फॉर्मेलिज्म की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, सिंटेक्स की बात कर रहा है, ग्रामर की बात कर रहा है, तो वो क्या कहता है, जब हम सिंटैक्स ग्रामर की बात करते हैं तो हम एक अपना कम्युनिकेशन डेवलप अपना करते हैं थ्रू आवर रीडर्स। अगर हमारा कम्युनिकेशन हम दोनों का अगर अच्छे से डेवलप हो रहा है, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको समझ आ रहा है, तो इट इज गोइंग स्मूथ कम्युनिकेशन। मगर अगर मैं पढ़ा रही हूँ, आपको बात ही नहीं समझ आ रही, इट गेट लॉस्ट, तो आप उस कंटेंट का, उस मैटर को आप क्या एनालाइज करेंगे, आप क्या इंटरप्रेट करेंगे। तो इन्होंने हमें बताए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, आईआर रिचर्ड्स ने, टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज। हमारे जो लैंग्वेज है ना, उसके टू यूजेस होते हैं। कहाँ कहाँ पर हमारी लैंग्वेज किस तरह की होती है, एक तो साइंटिफिक होती है, और दूसरी हमारी लैंग्वेज होती है इमोटिव, अकॉर्डिंग टू आईए रिचर्ड्स। तो क्या कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है साइंटिफिक, उसमें क्या होता है, सब कुछ लॉजिकल होता है, 2+2 वहां पर 4 ही दिखाए गए हैं। और जो हमारा पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ना, वो बिल्कुल ट्रुथ बेस्ड होगी, करेक्ट होगी, उसमें फैक्ट्स की बात करेंगे हम। और हमारी जो इमोटिव में आ जाती है, उसमें क्या हम लेते हैं, पोएटिक लिटरेचर लेते हैं, सूडो स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, इलॉजिकल बातें करते हैं हम। इसमें तो हमारा लॉजिकल है, इसमें हमारे इलॉजिकल, हम अपना भी उसमें कुछ बता सकते हैं। सूडो स्टेटमेंट्स का मतलब हो गया कोई रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बता देना कि ऐसा है, अब मैंने कोई भी स्टेटमेंट दे दी एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट, कहने का मतलब ये हो गया। और सूडो का मतलब होता है अलाइन स्टेटमेंट विच इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। तो वो क्या कहता है, जो हमारी लैंग्वेज होती है ना, दो तरह की होती है, एक साइंटिफिक होती है, एक इमोटिव होती है। साइंटिफिक में इट इज बेस्ड ऑलवेज ऑन फैक्ट्स फिगर्स, और इमोटिव में क्या होता है, हम उसको पोएटिक बेस्ड भी बना तक सकते हैं और सूडो बेस्ड भी बना सकते हैं, इन विच आवर सूडो स्टेटमेंट्स कम। और उसके बेसिस पर हमें अपने कंटेंट को, अपने मैटर को एनालाइज करना होना होता है। चले आगे। Yes, ma'am. आगे इन्होंने बताया है न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट की लैंग्वेज के बारे में। टेक्स्ट की लैंग्वेज में हमें 4 चीजों के बारे में इन्होंने बताया है, दैट इज सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। लिख लीजिए आप, इनका सेम क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर रहेगा, सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। अब सेंस में क्या है, क्या हमारा कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है, क्या मैं आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो क्या वो स्लाइड है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस्ड है, क्या वो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है हमारी फीलिंग, फीलिंग किसकी, हमारा जो राइटर है, तो क्या उसका पूरा का पूरा एटीट्यूड है अपने वर्क में जो वो पढ़ा रहा है, जो पूरा का पूरा कंटेंट हमारे सामने आया पड़ा है, क्या उसमें उसका एटीट्यूड और इंटरेस्ट है। नेक्स्ट है हमारी टोन, उसमें क्या है,
टोन, टोन का क्या मतलब है, क्या हमारी टोन पोलाइट वे में है, क्या हमारी टोन इम्पोलाइट वे में है, उस टोन का हमारे रीडर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके थ्रू भी हम किसी टेक्स्ट की लैंग्वेज को एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा इंटेंशन। इंटेंशन में हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इफेक्ट हमारा उस स्टडी का क्या रीडर के ऊपर पड़ रहा है। सो इन दिस एम इज टू स्टडी न्यू क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म की, न्यू क्रिटिक्स की जो अप्रोच है ना, वो हमें टेक्स्ट और लैंग्वेज में से पता चलती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। सेंस, फीलिंग, टोन और इंटेंशन। कॉन्शियस इंटेंशन में हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एफर्ट आ जाता है। उसके बाद इन्होंने आगे बताया है, अपना वर्क इनका एक आया हुआ है इन कोलैबोरेशन विद सीके ऑगडन, आइयर रिचर्ड्स का, मीनिंग ऑफ मीनिंग। इसमें इन्होंने अपनी रिलेशनशिप बात की है, सिमेंटिक्स की बात कर रहे हैं, जहां पर सिंबल्स और थॉट की बात करेंगे। इन मीनिंग ऑफ इन मीनिंग, it is a work in collaboration with C.K. Ogden. He talked about the semantic triangle. Semantic triangle में we are studying the relationship between symbols and thought. तो एक ट्राइंगल है, जैसे हमारे पास ट्राइंगल्स की आपको पता है दो साइड्स इधर की होती हैं और एक थ्री साइड्स उसकी इक्वल होती हैं ट्राइंगल की। तो उसमें क्या है, हमारे पास एक सिंबल है, जैसे कि सिंबल है, और उसको आप एक चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल की अपर साइड पर आपने लिखना है थॉट, और उसकी लेफ्ट साइड पर आपने लिखना है सिंबल। सिंबल के साथ आपने ब्रैकेट में डाल देना है साइन और वर्ड, और फिर आपने उसके बाद लिखना है एग्जाम्पल रोज का, हॉर्स का। और दूसरी साइड आपने क्या लिखना है, रेफरेंट। रेफरेंट का क्या मतलब हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट, और आपने उसका एक थॉट ड्रॉ कर लेना है। थॉट का मतलब आपने फूल ड्रॉ कर लेना है। मैंने रोज की बात की है, तो अगर मैं रोज बोल रही हूँ आपके सामने, तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाएगी कि रोज मतलब फ्लावर की बात कर रही हैं। वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा रेफरेंट। रेफरेंट को हम क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट। ये आपको समझना है थोड़ा सा। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है व्हाट इज रेफरेंट अकॉर्डिंग टू आयर रिचार्ड सेमेंटिक्स। तो रेफरेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे माइंड में पिक्चर्स बननी शुरू हो जाती हैं किसी चीज की। और सिंबल में क्या है, हमारा साइन है, हमारा वर्ड है। मैंने हॉर्स बोला तो आपके माइंड में एक तरह, एक दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, रेफरेंट आ जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा कि जो हॉर्स होता है वो तो बहुत तेज दौड़ता है, एनिमल की बात कर रहे हैं। तो कुछ एक चीजें समझ आए हैं। हम यहाँ पर स्टडी ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि हमें लैंग्वेज पर स्ट्रेस देना है, टू स्टडी आवर मैटर्स, टू स्टडी आवर टेक्स्ट, टू स्टडी आवर कंटेंट, Yes, ma'am. रादर देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ रीडर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अ राइटर। यहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर रीडर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने रीडर के हवाले चीजें छोड़ दी हैं कि तुम इस चीज को एनालाइज करो, और उनको समझा दिया गया है, जो हम आगे वाले स्टडी में भी पढ़ेंगे, कि ये चीजें आपको माइंड में रखनी है, और उन चीजों को माइंड में रखकर, फॉर्मल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज को माइंड में रखकर आपको चीजों को एनालाइज करना है, अपने चीजों को इंटरप्रेट करना है। तो थोड़ा सा ये टफ है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। नई नई हमारे लिए टर्म्स थी। सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन के बारे में इन्होंने बताया है। रिचार्ड्स ने टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज बताए हैं, इमोटिव और साइंटिफिक, और उन्होंने सिमेंटिक ट्राइंगल के बारे में बताया है, जिसमें सिंबल हमारा क्या है, साइन और वर्ड, और रेफरेंट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे माइंड में इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। लिख रही हो तुम सुष्मिता? Yes, ma'am. तो हाँ, इस तो यहीं पे करते हैं हम आगे। इसकी न्यू क्रिटिसिज्म से स्टार्ट हमारा ये रिचार्ड्स ने किया था। इसके बाद हम साइन लैंग्वेज के बारे में आज पढ़ेंगे बाय फर्दिनेंड डी ससेओर। तो वो मैं आपको विद इन 1 और 2 मिनट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। Okay, ma'am.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट इज बाय फर्दिनेंड डी सस्योर। सुष्मिता, आर यू देयर? Yes, ma'am. हम्म। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पूरी की पूरी स्टडी ऑफ आइए रिचार्ड्स वी आर हैविंग फर्दिनेंड, पूरा इनका नाम लिख सकती हैं आप, फर्दिनेंड डी सस्योर। इनका पीरियड है 1857 से 1913। स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर हम। स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप। वी आर डीलिंग विथ स्ट्रक्चरलिज्म, STRUCTURALIST। So here we are talking about structuralism। इससे पहले हमारे पास स्टूडेंट जो हम पढ़ रहे थे, आईआर रिचार्ड्स वगैरह, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म। तो न्यू क्रिटिसिज्म का जो हमारा पीरियड था दैट वाज 1920 से लेकर 1950। मगर जो हमारा फ्रॉम न्यू क्रिटिसिज्म टू स्ट्रक्चरलिज्म वी आर मूविंग, तो स्ट्रक्चरलिज्म का हमारा टाइम पीरियड है 1950 से लेकर 1960। इसकी स्टडी हम यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब फेज है जब इनको प्रोग्रेस में आया, जब इसको फ्लरिशमेंट में आया, तो इसका स्ट्रक्चरलिज्म का आप लिख सकते हैं टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1950 से लेकर 1960। अब हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं, एक ढांचे की बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अपना लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज वी आर स्टडिंग, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म में आने से पहले हम थोड़ा न्यू क्रिटिसिज्म के फेज में जा रहे हैं कि न्यू क्रिटिक्स क्या कहते थे। आपने लिखने हैं, 2 पॉइंट्स बनाने हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म वी वर हैविंग वर्क, एक तरफ लिखेंगे और आप दूसरी तरफ पॉइंट बनाएंगे टेक्स्ट। वी वर हैविंग वर्क, वर्क किस तरह का, हमारा क्लोज एंडेड वर्क, फिजिकल ऑब्जेक्ट वाला वर्क। एक आपको चीज लिखकर दे दी गई, एक पोएम आपको लिखकर दे दी गई, और आपने उसके मीनिंग को, जैसा कि राइटर ने उसका मीनिंग हमें बताया है ना, हमने उसी के जैसे हमने उस आइडिया को इंटरप्रेट करना है कि जो उन्होंने लिख दिया, जैसे कंटेक्स्ट में लिख दिया, जैसे बैकग्राउंड में लिख दिया, जैसा उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, कैसा उसका सोशल पर्सपेक्टिव है, कैसा उसका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आपने कंटेंट को, मैटर को एनालाइज करना है, जिस कंटेक्स्ट में सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल में वो लिखे गए हैं। यू ट्रीट दैट कंटेंट अकॉर्डिंग टू देयर कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर हिस्ट्री। जो हमारा वर्क होगा वो पूरा का पूरा क्लोज एंडेड होगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा, कि आपको एक किताब के रूप में आप एक वर्क को देखेंगे, नॉट एज ए नॉट एज ए नॉट स्टडी एज ए फॉर्मल फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज, जैसे हमारा वहां पर आया था, आईआर रिचार्ड्स ने दिया था। ये हम न्यू क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रक्चरलिज्म पर नहीं आए हैं। न्यू क्रिटिसिज्म से ही हम मूव करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म में। तो न्यू क्रिटिसिज्म में एक वर्क को हम एक क्लोज एंडेड वर्क की तरह डील करते थे। उसके बाद हमारा आ गया टेक्स्ट, जो अभी हमने पढ़ा है। टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्लोजली फोकस्ड ऑन लैंग्वेज। लैंग्वेज को ध्यान में रखकर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कंटेंट की, अपने मैटर की। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, एग्जाम्पल रेफरेंट वाला दिया था, और मैंने आपको इधर उसके साइन के बारे में बताया था, सिंबल के बारे में बताया था, वर्ड के बारे में बताया था। अब वहीं से हमारी स्टोरी थ्योरी निकल कर आती है, स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी। तो थोड़ा सा अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिए, फर्दिनेंड सेस्योर ने क्या बताया था। फर्दिनेंड सेस्योर हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ही वॉज अ स्विस लिंग्विस्टिक, जनरली रिकॉर्डेड एज द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो यही फाउंडर रह चुके हैं हमारे स्ट्रक्चरलिज्म के। तो जो इनका वर्क था, हमारा कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स विच वाज पब्लिश्ड इन 1916, तो ये कब पब्लिश हुआ था, इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था।
इन्होंने जब इस वर्क को लिखा था, लिखा क्या था, ये जो वर्क था इन्होंने टीच किया था अपने स्टूडेंट्स को इन हिज लेक्चर, और इनके कोलीग्स ने उन नोट्स को इकट्ठा करके अपने टीचर का नाम देकर इन वर्क्स को प्रोड्यूस किया था। तो ये पूरी की पूरी जो किताब है फर्दिनेंद सस्योर ने नहीं लिखी है, उनके एक स्टूडेंट ने लिखी है, जो उन्होंने लेक्चर डिलीवर किए थे क्लास में उनके पास, और उन्होंने उन नोट्स को जो फर्दिनेंद सस्योर ने उनको दिए थे उनको कोलैबोरेट करके एक किताब निकाली थी, कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स। और नाम क्या दिया था इसका, राइटर कौन है, फर्दिनेंद दी सस्योर। क्लियर हो रही है बात? Yes, ma'am. अब है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं अपने लैंग्वेज के बारे में। इन्होंने क्या बताया है कि हर एक चीज का स्ट्रक्चर होता है, आपको स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ने जा रहे हैं। एक पेन है, एक रीफल है, उसकी पतली सी बॉडी है, तो क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर है ना एक चीज का। तो वो क्या कह रहे हैं, हर एक चीज का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। हमने एरिस्टोटल पढ़ा था, उसके 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी पढ़ा था। तो जो हम ट्रेजेडी के एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, वी रेड अबाउट द इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, वी रेड अबाउट द एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। तो उसमें क्या था, हमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बताया गया था कि स्टूडेंट्स आपको 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी माइंड में कैप्ट करने हैं, और तभी हमारी जो ट्रेजेडी है टू ब्रिंग आउट फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, तभी हमारा जो ट्रेजेडी का पर्पस है ना, मॉरल पर्पस सर्व होगा। तो हर एक चीज के पीछे वो क्या कह रहे हैं, एक पर्पस होता है, एक मोटिव होता है। हर एक चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, जिसमें वो ढलकर वो चीज उभर कर बाहर आती है। तो वो क्या कहता है कि हर एक लैंग्वेज का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है, कुछ फॉर्मलिज्म होती है, कुछ एक फॉर्मेलिटीज होती हैं हर एक लैंग्वेज की। तभी जो उसका मीनिंग है वो अच्छे से इंटरप्रेट कर पाता है कौन, रीडर। अगर मैं आपके सामने मराठी बोलूँ और मुझे मराठी के कोई अल्फाबेट्स ही नहीं पता है, और मैं आपको कैसे टीच कर लूंगी? तो आपको पहले मराठी के अल्फाबेट्स पता होने चाहिए जो आप रीडर हैं, और मुझे पता होने चाहिए जो मैं आपको टीच कर रही हूँ, तभी हम दोनों की कम्युनिकेशन डेवलप हो गई ना। तो इन्होंने किसके ऊपर स्ट्रेस दिया है यहाँ पर, लिंग्विस्टिक्स के ऊपर दिया है। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है ग्रामेटिकल स्टडी ऑफ अ मैटर, ग्रामेटिकल स्टडी ऑफ अ टेक्स्ट। अब आते हैं इसमें, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वी एंटर इनटू स्ट्रक्चर्स। इट स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस, फर्दिनेंद सेस्योर, और ये कौन है, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं, और इन्होंने ही लैंग्वेज ऑफ स्टडी के बारे में हमें बताया है। लैंग्वेज ऑफ स्टडी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, लिंग्विस्टिक पर्पस ऑफ लैंग्वेज वी आर गोइंग टू रीच। इनकी बुक का नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, वो मैंने आपको बता दिया है, इनके कोलीग ने पब्लिश किया था जो इनके स्टूडेंट्स थे फ्रॉम हिज नोट्स। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे कंट्रीब्यूटर्स हुए हैं इन स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरीज, वो आपको पता होने चाहिए। कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, रोलैंड बार्थ्स है, इनका डेथ ऑफ एन ऑथर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन आवर टुमारो क्लास। कंट्रीब्यूटर्स कौन है स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज के, क्लाउडी लीवी स्ट्रॉस, रोलैंड बार्थ्स, जॉन डेरिडा, जिनकी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। तो ये सारे कौन है, प्रोपोगेटर्स ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी हैं। स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब आप क्या समझेंगे, स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स, स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। तो आ जाए फिर हम सस्योर किसके ऊपर बातें कर रहे हैं, 4 एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने हमें बताया है, दैट आवर लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन। चलें सुष्मिता कराएं बेटा, Yes, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? yes, ma'am. हम्म। अब इन्होंने बताया है, बड़ा इंपॉर्टेंट आगे है, आप लिखेंगी इस टर्म को। फर्स्ट इन्होंने बताया है हमें कि जो हमारा लैंग्वेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 पॉइंट आप लिखेंगी, लैंग और परोल। लिखिए LANGUE, लैंग। और साथ में दूसरी तरफ आप लिखेंगे PARLE, पैरोल।
लैंग एंड पैरोल हमारा ये इन्होंने बताया है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लैंग में हम पढ़ते हैं वी स्टडी ह्यूमन लैंग्वेज by the theories given us by the theorists। इसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं जो थ्योरीज उन्होंने बनाई है। किसने? थ्योरिस्ट ने, फिलोसफर्स ने। लैंग हमें क्या बताता है कि हर एक लैंग्वेज का ना अपना ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं। देयर इज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, देयर इज अ सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स टू यूज बाय कम्युनिटी, set of grammatical rules to use by community। अगला है इसके साथ हमारा वर्ड, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, पहले लिख लीजिए फिर मैं इनको समझाती हूं आपको। PAROLE, पैरोल। इसमें हम क्या करते हैं? हाउ टू यूज इन पैरोल वी कैन स्टडी हाउ टू यूज that grammatical rules in daily life in our speech, in our speech। तो क्या कहते हैं, अगर हमने किसी भी लैंग्वेज की स्टडी करनी है तो सबसे पहले हमने क्या करना है? उसके लैंग को पढ़ना है। लैंग का क्या मतलब है? जो हमारे पास उसके सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स हैं। और पैरोल में हम क्या करते हैं कि जब हमने सारे के सारे रूल्स को पढ़ लिया है ना, तो उन रूल्स को हम जानते हैं। तो उन रूल्स जो हम पढ़कर आ चुके हैं उसकी वजह से हम उस लैंग्वेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीच में। ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब आपको पता है हिंदी की लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का अपना स्ट्रक्चर होता है, और हर लैंग्वेज में आपको बताया जाता है कि बच्चों भूतकाल होता है, वर्तमान काल होता है, भविष्य काल होता है। हिंदी में हम ये पढ़ते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होते हैं, मराठी में कुछ और होता है, बंगाली में कुछ एक और स्ट्रक्चर होता है। तो कहने का क्या मतलब है? हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हमने उस स्ट्रक्चर को, उस ग्रामेटिकल रूल्स को लर्न करना है, समझना है। और पैरोल में हम क्या कहते हैं? उस जो हम पढ़कर आ चुके हैं अपनी इतनी ज्यादा नॉलेज, आप देख सकते हैं कि स्कोप ऑफ लैंग है वो कितना वाइडर है, क्योंकि हमने पूरे के पूरे ग्रामेटिकल रूल्स की वहां पर स्टडी की है। और पैरोल में हम क्या करते हैं? उसी रूल्स को अपनी डेली लाइफ में, अपनी स्पीच में यूज करते हैं थ्रू टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, टू अंडरस्टैंड द मैटर। अब क्या करते हैं हम? बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पूरा का पूरा ग्रामर में उनका पूरा का पूरा हम पहले A to Z उनको अल्फाबेट सिखाते हैं। फिर हम उन्हें पूरा का पूरा वॉल साउंड बताते हैं, कॉन्सोनेंट्स बताते हैं, टेंसेस बताते हैं, वॉइस बताते हैं, नरेशन बताते हैं, कंजंक्शन सिखाते हैं, कितनी चीजें हम उन्हें ग्रामर में सिखाते हैं, प्रेपोजिशन सिखाते हैं, आर्टिकल सिखाते हैं। तो वो सब क्या है जो वो पढ़कर आए हैं? दे स्टडीड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। उनको पूरे के पूरे रूल्स का पता है। और पैरोल में क्या करते हैं? हम पूरे के पूरे उस लैंग्वेज को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। क्या हम उस जो लैंग्वेज अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम लैंग्वेज को अप्लाई कर रहे हैं तो इट मींस वी स्टडीड अबाउट द लैंग फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज ना, इन आवर प्रीवियस लाइफ। तो यहाँ पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? पहले जो हमारे फर्दिनेंद सस्योर थे उन्होंने क्या कहा था? उनका पहले जो फोकस था बिल्कुल पैरोल के ऊपर होता था कि हम अपनी स्पीच कैसे बोल रहे हैं, हम अपनी, हमारा दूसरे के साथ एटीट्यूड कैसा है, हमारी स्पीच, हमारे वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं।
तो सबसे पहले इन्होंने फोकस किया था पैरोल के ऊपर, मगर फिर इनको जाकर पता चला कि हम एक लैंग्वेज का इफेक्टिव यूज नहीं कर सकते हैं जब तक हमें लैंग के बारे में उसका पता ही नहीं होगा, जब तक हमें उसके फॉर्मल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज के बारे में, उसके ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हमारा पैरोल तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। हम अपने लैंग्वेज के मीनिंग को इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल वी हैव द नॉलेज ऑफ लैंग, unless and until we have the knowledge of grammatical rules set up under the system of land, which has a wider as compared to our parole. तो सबसे पहले हमने लैंग को पढ़ना है, ग्रामेटिकल रूल्स को पढ़ना है, और फिर हम पैरोल की बात करते हैं जहां पर हम उस लैंग को अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. अब हम अपना आगे नेक्स्ट में आते हैं। जो फर्दिनेंद सस्योर ने बात की है लैंग एंड पैरोल की हमने कर ली है। अगली उन्होंने बात की है साइंस की, बात कर रहे हैं वो, SIGNS। इसमें इन्होंने साइन में दो चीजों के ऊपर स्ट्रेस दिया है। सिग्निफायर लिख लीजिए आप, SIGNIFIER, सिग्निफायर, और है हमारा दूसरा सिग्निफाइड। सिग्निफायर और सिग्निफाइड, इसमें इन्होंने क्या बताया है कि हम लैंग्वेज की स्टडी को कैसे कर सकते हैं, सिग्निफायर एंड थ्रू सिग्निफाइड। सिग्निफायर में आपको एक वर्ड बता दिया जाएगा एप्पल, और सिग्निफाइड में आपके माइंड में इमेज आ जाएगी उस एप्पल की। उसी तरह से सिग्निफायर में हमारा आ जाएगा वर्ड कैट, हॉर्स, और आपके माइंड में सिग्निफाइड क्या होगा, उसकी इमेज बन जाएगी। अब मैंने आपको एप्पल बोला, अब एप्पल का मतलब ये तो नहीं ना रेड कलर वाला एप्पल, ग्रीन कलर का एप्पल भी हो सकता है, येलो कलर का एप्पल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन आवर माइंड। उसी तरह से मैंने आपको बोला कैट, तो कैट क्या है, हमारा सिग्निफायर है, और सिग्निफाइड हमारा उसका क्या है, कैट का कोई भी कलर हो सकता है। इट मे बी ऑफ ब्लैक कलर, इट मे बी ऑफ व्हाइट कलर, इट मे बी ऑफ ब्राउन कलर। तो अब ये क्या कह रहा है, इसमें इनका कहने का क्या मतलब है, साइन लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। तो कहता है जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड है ना, ये क्या है, दोनों आर्बिट्रेरी हैं, और ये दोनों चीजें क्या है, लिंक्ड नहीं है, डी अटैच्ड हैं। अगर मैंने एप्पल आपको बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल, मैंने लाल वाले एप्पल की बात कर रही है। बिल्ली की मैंने बात की है, कैट की बात की है, तो मैं काली बिल्ली की बात कर रही हूँ, नहीं मैं सफेद बिल्ली की बात भी तो कर सकती हूँ ना। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा सिग्निफाइड है ना, वो चेंज होता रहता है। आप समझ रही हो बात को? Yes, सिग्निफाइड ma'am. जो हमारा है मेंटल कंसेप्ट है, इट चेंजेस आवर इमेजेस, it has different images and our mind percepts or receives that images very differently। हम अपने माइंड में उस इमेज को डिफरेंट वे में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दे बोथ आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, दे बोथ आर एंटायरली डिफरेंट टर्म, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, दे आर नॉट डिपेंडेंट टू ईच अदर, दे बोथ हैव आर्बिट्रेरली मीनिंग। अब मैं आपको बोलती हूँ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, FAIR, फेयर का, फेयर का क्या मतलब होता है, गोरा। फेयर का क्या मतलब होता है, आजकल आप देखते हो फेयर एंड लवली क्रीम आती है, इससे क्या मतलब आप समझते हो कि वो आपको कह रहे हैं कि गोरा हो जाओ आप, इट मीन्स आप काले हो। तो पहले जमाने में हम क्या करते थे, हम फेयर की बात करते थे तो हम क्या बात करते थे कि जब हम कहते हैं ना कि लड़की बड़ी फेयर है, इट मीन्स वो बड़ी ब्यूटीफुल है। और आज हम जो उसका सिग्निफाइड है ना, वो बदल चुका है। आज के जमाने में जो हमारा फेयर का मतलब यहाँ पर गोरे से है, कि कितना गोरा है बंदा। आज हम किसी को अगर ब्यूटीफुल कहना है, हमने फेयर नहीं कहते, हम कहते हैं आप बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप बहुत ही हैंडसम है, आप बहुत ही प्रिटी है। तो कहने का क्या मतलब है, हमारा जो सिग्निफाइड है ना, इट वेरीज, इट चेंजेस। अब मैं आपको बोलती हूँ कि बच्चों चम्मच चम्मच, अब आप कई बच्चे समझोगे कि मैडम स्पून की बात कर रही हैं, उस चम्मच की बात कर रही हैं। तो कई लोग कहेंगे कि मैडम तो उसकी चापलूसी की बात कर रही है, चमचागिरी जो लोग करते हैं।
अब मैंने चम्मच बोला, आप में से कुछ एक लोग समझेंगे कि मैडम ने चम्मच बोला, कई लोग बोलेंगे फ्लैटरिंग की बात कर रही है मैडम, कि चमचागिरी की बात कर रही है, कि हमें किसी की चमचागिरी नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, हमें ये बात आपको समझनी है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं। सिग्निफायर हमारा एक जैसा रहता है, मगर जो उसका मीनिंग है सिग्निफाइड वो चेंज करता है, होता रहता है। अब कितना अच्छा एग्जांपल था फेयर वाला। तो सिग्निफाइड हमारा फिक्स नहीं है, इट गेट्स चेंज्ड। क्लियर हो गई है? मैं ज्यादा इसको इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, यू गेट कंफ्यूज्ड, बस इतना ही समझो आप अभी। अब हम Yes, आगे ma'am. चलते हैं, इसका सिस्योर का आगे थर्ड यूज क्या है जो लैंग्वेज का आ रहा है आपको समझ में सुष्मिता? Yes, ma'am. तो अब इसका थर्ड वाला यूज हम करने के लिए जा रहे हैं, जो थर्ड इन्होंने सश्योर जी ने बताया है हमें। आप इसको रिवाइज कीजिए, मैं ये शुरू करवाती हूँ फिर आपसे। क्वेश्चन में आ रहा है। बंद करती है, बंद करा बात नहीं मांग रहा। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अपना फर्टिनेंस सेस्योर की नेक्स्ट, इन्होंने जो बताया है हमें आफ्टर सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। फर्स्ट लैंग और पैरोल की बात की है, फिर इन्होंने सिग्निफायर, फिर इन्होंने साइन लैंग्वेज की बात की है, इन विच वी आर हैविंग सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। एंड नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द बाइनरी, बाइनरी ऑपोजिशंस की बात कर रहे हैं ये। आवाज आ रही है सुष्मिता क्लियर? Yes, ma'am. तो अब जो हम इसका सेश्योर का थर्ड यूज ऑफ लैंग्वेज करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ बाइनरी, बाइनरी पेयर की बात कर रहे हैं, वेयर ही स्पोक अबाउट द बाइनरी पेयर ऑफ ऑपोजिशंस, कि हम अपनी लैंग्वेज को बाइनरी ऑपोजिशंस के थ्रू भी समझ सकते हैं, लाइक वाइट ब्लैक, डे नाइट, गुड बैड। इन चीजों के थ्रू भी हम अपनी लैंग्वेज को स्टडी कर सकते हैं। जैसे व्हेन वी स्पीक अबाउट डार्क, तो इट मीन्स हम वहां पर किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की बात नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट गुड, तो इट मीन्स हम वहां पर बैड क्वालिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द गुड क्वालिटीज।
तो बाइनरी ऑपोजिशन का मतलब हो गया जहां पर हमारी दोनों चीजें ऑपोजिट्स होती हैं। तो जब हम एक चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो दूसरे का मेंशन, दूसरे का रेफरेंस अपने आप से ही आ जाता है। तो थ्रू द यूज ऑफ बाइनरी ऑपोजिशंस आल्सो वी कैन अंडरस्टैंड द स्टडी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू फर्दिनेंड डी सेस्योर। तो आपने जो भी एक आंसर फर्दिनेंड सेस्योर का, ऑफ कोर्स योर शॉर्ट इट विल कम इन योर एग्जाम। तो आपने पूरे का पूरा इसको एक लॉन्ग वे में, लॉन्ग फॉर्म में भी आंसर आपको आ सकता है। तो आपने इसके चार के चार एस्पेक्ट्स लैंग्वेज के बताने हैं। तो सो फार वी हैव डिस्कस थ्री एंड नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इनके थ्रू हम कैसे अपनी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपनी स्टडी को। तो लिख लीजिए आप, सिंक्रोनिक, सिंक्रोनिक के स्पेलिंग लिख लीजिए, SYNChronic, सिंक्रोनिक। और दूसरी तरफ है हमारे पास डायक्रॉनिक, DIACHRONIC। सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज के थ्रू भी हम अपनी स्टडी ऑफ लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्दिनेंड डी सेस्योर। तो सेस्योर हमें क्या बताते हैं कि डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है। इट स्टडीज अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थ्रू आउट पीरियड। आपको कोई वर्ड दे दिया जाएगा, आपको कोई डेटा दे दिया जाएगा, तो आपने उस डेटा को, आपने उस वर्ड की जो स्टडी करनी है ना, वो आपने थ्रू आउट द पीरियड स्टडी करनी है कि हाउ दिस वर्ड इवॉल्व्स, हाउ दिस थ्योरी डेवलप। तो इसमें आपने एक वर्ड की, एक हिस्ट्री की पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर चलनी है। How the word changes, how the word created, how the theories developed. So in this we keep in mind the historical development throughout the period. सिंक्रोनिक में क्या होता है, हमारी जो हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, किसी डेटा की स्टडी करते हैं, वो हम पर्टिकुलर पीरियड की बात करते हैं विदाउट इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट। तो आपको बता दिया जाएगा कि आपने डेटा को रिलेट करना है 1950 से लेकर 1955 तक। तो आपने सिर्फ जो टाइम पीरियड है 1950 और 1955 के बीच में ही उसका जो हिस्टोरिकल और बैकग्राउंड जो उसका है, बस उन 5 सालों का ही आपने उसको माइंड में लेकर आपने उस वर्ड की वेरिएशन के बारे में बताना है, हाउ दैट थ्योरी डेवलप्स। तो जो आप देखते हैं डायक्रॉनिक में आपका जो टाइम पीरियड है बहुत लार्ज है, थ्रू आउट द टाइम पीरियड वी स्टडी। और सिंक्रेनिक में हम क्या करते हैं, वी स्टडीड एट अ पर्टिकुलर पास्ट एंड प्रेजेंट, कीप इन माइंड। तो हैव यू गॉट समथिंग? Yes, ma'am. तो ये The only फर्दिनेंड difference सेस्योर between synchronous and diachronic is the time period. yes, time period. Diachronic में we studied about the historical development throughout period. और synchronic में study at a particular period of time without keeping in mind its past and present. Of a word, of a language, of a theory, of a data. We are studying the linguistic function of a language ना। Yes, ma'am. ठीक है, होगा क्लियर? तो एग्जाम्स में क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं वो कुछ आप नोट कर लो। इसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गया सुष्मिता, ऑन कार्ल मार्क्स थ्योरी। Yes, ma'am. Marxism. कार्ल मार्क्स थ्योरी ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Yes, ma'am. एग्जाम पर्पस, जिसमें उन्होंने काफी टर्म्स ले रखी हैं, बॉर्जियस, प्रोलेटेरिएट, वर्किंग क्लास का जो स्ट्रगल है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके थोड़े से लिख लो, दो चार बता देती हूँ आपके एग्जाम्स के लिए। एक तो आपको प्रिपेयर Yes, करना ma'am. है फॉर एग्जाम अ क्रिटिकल नोट ऑन एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी।
Are you noted down na? Yes, ma'am. Write a critical note on Aristotle's concept of tragedy. Yes, ma'am. नेक्स्ट है हमारा you just assess Mary Wollstonecraft's contribution to women's rights and their education. Yes, ma'am. आगे है आपका जो हम अभी कल पढ़ेंगे उसमें comment on the implications of, that is important for your exam na, comment on the implications of the death of the author by Roland Barthes. Yes, ma'am. आगे है हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्जाम के लिए. हाउ आर लैक LACK how are lack and desire closely connected in Lacan's theory? LACAN' theory. तो कल हमने पहले सबसे पहले तो आपको मैंने बताना है, एक तो रोलैंड बार्थ्स का डेथ ऑफ एन ऑथर है, ये एक छोटा ही कंसेप्ट है मगर आपको क्लियर होना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस. और उसके बाद हमारे पास लकान की थ्योरी है अबाउट लैक एंड डिजायर. लैक में कमी के बारे में और डिजायर में इच्छा के बारे में ये बताएगा हमें. उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं माइमसिस वगैरह के बारे में जो आपको मैंने बताया था, जिसे हम थ्योरी ऑफ इमिटेशन भी कहते हैं. हमर्शिया के बारे में, सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ साइमन डी बोवर्स वर्क. आगे है आपका स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म, और लॉन्ग में भी आपको आ सकता है. नेक्स्ट है हमने जो आज क्वेश्चन किया है, इवेल्युएट IA रिचार्ड्स कंट्रीब्यूशन टू, इवेल्युएट IA रिचार्ड्स कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म. तो IA रिचार्ड्स का क्या कंट्रीब्यूशन हमारा रह चुका है वो आपने बताना है. नेक्स्ट है हमारा फैंसी और इमेजिनेशन के ऊपर आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर. और है स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन जरूर लर्न कर लेना आप.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोइट्री एज एन इंस्पिरेशन। एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ माइमेसिस, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ माइमेसिस, और हमने एक आज क्वेश्चन किया था कंसर्न्स के बारे में पढ़ा था हमने, और क्वेश्चंस आपको आ भी रखा है, डिस्कस द मेजर कंसर्न्स ऑफ, डिस्कस द मेजर कंसर्न्स ऑफ feminist theory, discuss the major concerns of feminist theory। आधे से ज्यादा तो मेरे ख्याल से हो चुका है, काफी कुछ हमने किया है, इसी में ही आपको आ जाएंगे। एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया है, पोएट्री एज इंस्पिरेशन। सुष्मिता, आर यू देयर? Yes, ma'am. तो क्वेश्चन आपने लिखा है ये वाला, पोएट्री एज इंस्पिरेशन, सो आप इसमें क्या लिखेंगी पोएट्री एज इंस्पिरेशन में? व्हाट डू यू मीन बाय दिस Ma'am, टर्म? uh, ma'am, is it linked to Wordsworth? Yes, preface to lyrical ballads, and it is also considered Yes, as manifesto of romanticism ना। yes, ma'am. तो इसमें क्या आप डिस्क्राइब करेंगे, पोइट्री क्या है अकॉर्डिंग टू, थोड़ा पढ़ा है आपने? Uh, yes, ma'am, it's a spontaneous overflow of powerful feelings which were recollected in tranquility. It should be written in common language. The poetry should not be intellectual. It should be the expression of personal emotions, and it Yes. should also denote the mystery of the nature. Apart from hustle bustle life, apart from mechanical life ना, Yes, ma'am. तो where the poet drew inspiration from nature, तो ये आप लिखोगे इसमें पोएट्री एज इंस्पिरेशन में। स्ट्रक्चरलिज्म की आपकी जो डेफिनेशन जो है, 3-4 पॉइंट्स है ये आ जाएंगे कि जिसमें हम फोकस करेंगे अपना स्ट्रक्चर के ऊपर। फैंसी और इमेजिनेशन हमने कल पढ़ लिया था, उसका कंसेप्ट था प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी वाली। एक आपको Yes, दे रखा है इसमें साइमन डी ब्यूअर, तो इसको आपने एज ए ऑथर, एज अ फेमिनिस्ट आपने डिस्कस करना है इसको। देखो इन्होंने इसके yes, वर्क के बारे में नहीं बताया, आपने इसकी बायोग्राफी वगैरह के बारे में बताना है, इन शॉर्ट मैम। नोट। तो जो भी हम लोगों को जैसे टूरिस्ट दिए हुए हैं, इनकी बायोग्राफी भी प्रिपेयर करनी है। नहीं वैसे तो आनी नहीं चाहिए, मगर आप इसमें दे रखी है, मैंने एक दो जगह देखा है, साइमन डे ब्यूअर की इम्पोर्टेंट है। साइमन डी ब्यूअर की ओके। ऐसे तो नहीं आने, ये चीजें ही आती हैं इनकी, मगर इन्होंने दे रखा। तो इसमें आप फेमिनिज्म के बारे में, फेमिनिस्ट हाउ शी बिकम फेमिनिस्ट, उसके रिगार्डिंग ही बता दोगे। उन्होंने अपने वर्क में यस कैसे मैम। बताया है, वुमेन की कैसी भी पोजीशन के बारे में बताया, तो आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर भी सकती हैं। अब मार्क्सिस्ट में एक आपका क्वेश्चन बनेगा, आप नोट कर लो, जो हम करेंगे डिस्कस अभी। व्हाट इज मेंट बाय, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिख लो फिर कल टाइम शायद ना हो। व्हाट इज मेंट बाय सुपर स्ट्रक्चर, व्हाट इज मेंट बाय सुपर स्ट्रक्चर यस मैम। इन मार्क्सिस्ट थ्योरी, हाउ वुड यू interpret it?
एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर हमको अगर ना कर पाए तो तुम देख लेना अपने आप, इसमें एक क्वेश्चन लिख Yes, लीजिए। ma'am. अटेम्प्ट बस जितना लिखवा रही हूँ आप इतना भी कर लोगे तो यू विल क्लियर एग्जाम। लास्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट Yes, ma'am. critique of post-colonial theory, attempt a critique of Yes, post-colonial ma'am. theory with special reference to Edward Said, Yes, ma'am. Gayatri Spivak and Homi Baba। पोस्ट Yes, colonialism ma'am. क्या होता है सुष्मिता, डू यू नो? Ma'am, the colonies were the areas that were captured by the foreign powers, and when the foreign powers leave those places, then those were called post colonies. So the literature that is linked to that time is the post colonial literature. फॉरेन की जगह हम ब्रिटिशर्स वर्ड यूज करेंगे ना, Yes, ma'am. नॉट फॉरेनर्स बट द ब्रिटिशर्स। व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट आवर कंट्री ना, देन वी वर हैविंग Yes, पोस्ट ma'am. colonial रूल, और उसमें हमारे कुछ एक राइटर्स हो चुके हैं, एडवर्ड सेड है, गायत्री स्पिकवक है, होमी बाबा है। तो उन्होंने बताया है पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या सिचुएशन थी, हेजिमोनी के बारे में बताया है, डोमिनेशन के बारे में बताया है। तो वो सब चीजें आएंगी, दो चार चीजें उसमें भी इम्पोर्टेंट है। तो आप थोड़ा हमारा के ऊपर शुरू करें फिर अब। Yes, ma'am. थोड़ा इसके ऊपर कर लेते हैं अब ना। कार्ल मार्क्स तो टाइम लेगा हमारा, प्रॉपर 1 घंटा लग जाएगा उसमें, तो अब हमारे पास टाइम इतना नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा पोस्ट कॉलोनियल आपको समझा देती हूँ अब। ठीक है, तो Yes, ma'am. टुमारो वी विल स्टार्ट कार्ल मार्क्स थ्योरी, इट विल टेक टाइम। Yes. तो पोस्ट कॉलोनियल टर्म से आप क्या समझते हो? इट इज अ मच डिबेटेड टर्म पोस्ट कॉलोनियल। इट रेफर्स टू राइटिंग कल्चर ऑफ नेशंस, पीपल, कल्चर्स विच वर वंस कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स। उनकी राइटिंग्स, उनके वर्क्स को लेकर आना जिनके ऊपर पहले किसका राज्य हो चुका था, कॉलोनाइज्ड। कॉलोनाइज्ड का मतलब जिन्होंने उनके ऊपर सप्रेस कर रखा था यूरोपियन पावर्स ने हमारी कंट्री के ऊपर। So post-colonial theory is an attempt to uncover the colonial ideologies implicit in European texts about the other. It explores the strategies of resistance and independence or a counter discourse in native texts against colonialism. डिस्कोर्स हमारा क्या हो गया, हमारी लैंग्वेज। तो हमारी लैंग्वेज में उस टाइम कैसे कॉलोनियलिज्म ने अपना इम्पैक्ट डाला था जब व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट, और हमारा जो राइटिंग स्टाइल था, हमारी जो राइटिंग थी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था, वो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना इसमें।
सुष्मिता। Yes, ma'am. हम्म तो कॉलोनियलिज्म में हम आप समझेंगे कुछ एक टर्म्स हैं इनकी स्टडीज से पहले, हम आने से पहले कुछ एक टर्म्स इन्होंने बताई हैं हमें। द टर्म पोस्ट colonial लिटरेचर नाउ replaces द ट्रेडिशनल कैटेगरी ऑफ कॉमनवेल्थ लिटरेचर। और हम कॉमनवेल्थ से समझते हैं हमारे यूरोपियन पावर्स, हमारे ब्रिटिशर्स, जिसे हम थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर भी कहते हैं। पोस्ट colonial थ्योरी लुक्स एट colonialism strategies of representation of the native, the writing of colonial histories, the feminization, marginalization and dehumanization of the native. Marginalization कौन हो गए? We Indians are at the margin at that time. Dehumanization का मतलब not having humanism approach towards our natives कौन हो गए? हम लोग, हम Indians. And the rise of the nationalist or native discourse, the psychological effects of colonialism on both the colonizer and the colonized. तो colonial criticism में हम वो चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हमारी राइटिंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा था when ब्रिटिशर्स और यूरोपियन पावर जब हमारी कंट्री को छोड़कर चले गए थे, और नेटिव्स को उन्होंने कैसे मार्जिनलाइज, डिह्यूमनाइज उनके इमोशंस को किया गया था। तो पोस्ट colonial theory may be said to have originated in the mid 20th century में हम देखते हैं इसका ओरिजिनेट हुआ है through the text of Frantz Fanon, Amy Cioir and Albert Memmi। आप नाम लिख लीजिए। पोस्ट colonial theory may be said to have originated in the mid 20th century texts of थिंकर्स के नाम लिखेंगे आप, फ्रांट्स फैनन, एमी सिसायर एंड एल्बर्ट मेमे। तो जो फैनन है, फ्रांट्स फैनन, तो उन्होंने बताया था कि जो हमारी ये कि हमारा इंडिया कैसे कॉलोनाइज्ड हो चुका था, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारे नेटिव्स के ऊपर क्या पड़ा था, वो उन्होंने अपने वर्क में हमें बताया था, फ्रांट्स फैनन ने। दैट स्टडीज द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द colonialism। उसके बाद हम हमारे थे Menoni's work on the psychology of colonialism was a central text in this area. However, it is with Edward Said phenomenally influential work Orientalism. एडवर्ड सेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ओरिएंटलिज्म, और बिल एशफोर्ड का वर्क है द एम्पायर राइट्स बैक, in which the post colonial studies become an enterprise। तो जिसमें पोस्ट colonial studies जब हमारी राइटिंग्स को आफ्टर द कॉलोनी वाला जब रूल खत्म हो चुका था, पोस्ट colonial एरा जब बिगैन हो गया था, तो हमारी जो स्टडीज थी वो कैसे एक एंटरप्राइज की तरह, एक कैसे एक फुल फ्लेज्ड एक इंस्टीट्यूट की तरह वो एक्सपैंड हुई थी, वो हमारा पोस्ट colonial टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। पोस्ट colonial criticism emerged as a distinct category only in the 1990। तो इसकी प्रॉपर इसकी पीरियड ऑफ फ्लरिशमेंट हुआ है वो 1990 के दशक का है। इट हैज गेन्ड करेंसी थ्रू द इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच बुक्स। तो कुछ एक बुक्स का नाम इन्होंने दे रखा है जो आपको पता होना चाहिए। बिल एशफ्रॉड की जो बुक है द एम्पायर राइट्स बैक, होमी बाबा की बात कर रहे थे अभी हम, नेशन एंड नरेशन, और एडवर्ड सैड का है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, जिसमें इन्होंने पूरा पर हमारा इंडियन नेटिव की कंडीशन को, उनकी राइटिंग्स के डेवलपमेंट के बारे में बताया है। Ma'am, please can you repeat the books? Yes, write down The Empire Yes, Writes Back, yes, ma'am. it is written by Bill Ashcroft। Yes, ma'am. बिल एशक्रॉफ्ट। नेक्स्ट है हमारा नेशन एंड नरेशन, होमी बाबा। Yes, ma'am.
नेक्स्ट है हमारा कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। बाबा दादा मेरा बाबा। Edward Said, Cultural and Imperialism. It is by Edward Said. Yes, ma'am. इनके पीरियड्स भी लिख लीजिए आप। एम्पायर राइट बैक का है 1989। नेशन एंड नरेशन होमी बाबा का है 1990। कल्चरल इंपेरियलिज्म है 1993। Yes, ma'am. उसके बाद है द ईयर 1950 सॉ द पब्लिकेशन ऑफ द सेमिनल टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियलिज्म। एमी ससायर का वर्क था डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म। एमी ससायर का। डिस्कोर्स का क्या मतलब होता है? Discussion. डिस्कशन, लैंग्वेज। डिस्कोर्स का मतलब हमारी लैंग्वेज। तो एमी ससर का वर्क है डिस्कोर्स ऑन कॉलोनलिज्म। और फ्रांस फैनन का है हमारा ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप दे देंगी तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि दैट यू आर नॉन टूवर्ड्स दिस नेम। फ्रांस फैनन का है ब्लैक स्किन्स व्हाइट मास्क। Yes, ma'am. उसके बाद है चिनुआ अजीबे का नॉवल रह चुका है थिंग्स फॉल अपार्ट in Yes, ma'am. 1958। Things fall apart in 1958। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच फैनन का है द रेचर्ड ऑफ द अर्थ। Franz Fanon's. द रेचर्ड ऑफ द अर्थ। रेचर्ड का मतलब हो गया मिजरेबल कंडीशन ऑफ द अर्थ एट दैट टाइम। द रेचर्ड ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है जॉर्ज लैमिंग का द प्लेजर्स ऑफ एग्जाइल। और गायत्री स्पिवक का है द पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। Yes, ma'am. तो उसमें कुछ एक और टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए पोस्ट कॉलोनियल पढ़ने से पहले। पोस्ट colonialism seeks to understand how oppression, resistance, and adaptation has occurred during the colonial rule. Post colonialism almost analyzes specific strategies of power, domination, hegemony, and oppression utilized by the colonizer in the colony. Colonizer कौन थे? जो हमारा ऑपरेशन करते थे ब्रिटिशर्स। और कॉलोनाइज को हम लोग। Also seeks to understand how the colonized reacted to, लिख लीजिए बेशक, reacted to, adapted and resisted the structure of domination. It analyzes representations and identity formations of the colonizer and colonized in literary and cultural text. तो जो कॉलोनाइजर थे और कॉलोनाइज जो चीजें थी उस टाइम जब दो लोकेलिटीज उस टाइम प्रिवेल कर रही थी तो दोनों की क्या आइडेंटिटीज क्या बैकग्राउंड क्या पर्सपेक्टिव चल रहा था माइंड में तो वो भी हमें समझने की जरूरत है एट दैट टाइम। पोस्ट colonial studies especially in the 1980s and 1990s cautions the nationalist resistance to colonialism.
They argued that the nationalist resistance and stress on cultural independence also relied on categories that were themselves European, specifically the idea of modernization, development, the nation state and the democracy. तो जहां पर हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं, हेजिमोनी की बात कर रहे हैं, डोमिनेशन की बात कर रहे हैं, वहां पर हम मॉडर्नाइजेशन की, पावर की, डेवलपमेंट की, नेशन की और स्टेट की और डेमोक्रेसी की बात भी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे इश्यूज जो उन्होंने लिए थे, जेंडर इशू लिया था कि वुमेन को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था एट दैट टाइम, रेस के ऊपर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, एथनिसिटी के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? जब आपको आपके इलाके से डिस्प्लेस कर दिया जाता है कि नहीं आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, ये ब्रिटिश कॉलोनीज हैं और आपको अपने घर बार छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का भी हम इसमें देखते हैं। उसके बाद है पोस्ट colonial थ्योरी। After Edward Said analyzes the European construction of the East as a discursive field called Orientalism. It adopts tools from a wide range of disciplines: feminism, psychoanalysis, historiography, Foucault discourse analysis, cultural studies, reader response theories, and Marxists have all contributed to the theoretical rigor of post colonial studies. तो हम देखते हैं कि जो हमारी इतनी सारी हमने थ्योरीज अपनी पढ़ी हैं, फेमिनिज्म की थ्योरी पढ़ी है, मार्क्सिज्म की थ्योरी पढ़ी है, आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह पढ़ा है, वहां पर भी हमने स्टडी ऑफ लैंग्वेज वगैरह पढ़ा है। तो उन सब चीजों ने, उन सब थ्योरीज ने कैसे हमारी सब चीजों ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है हमारी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के बारे में, वो उनका इम्पैक्ट भी हम अपने स्टडीज में देखते हैं। तो उसके बाद हमारे वर्क्स वगैरह है, फ्रांस फैनन का रैचर्ड ऑफ द अर्थ, इन्होंने बताया है नेशनल कॉन्शियसनेस की बात की है कि हमें लोगों के अंदर एक नेशनल कॉन्शियसनेस, एक पैट्रियोटिक फीलिंग को करना है, रेसिज्म की फीलिंग हमने खत्म करना है, तभी जो हमारा कंट्री है वो आजाद हो सकता है। हम फ्रीडम की बात कर सकते हैं। बॉर्जियस क्लास को हमको रिमूव करना है। बॉर्जियस क्लास का मतलब हो गया अमीर क्लास, एलिट, हमने डिस्प्लेस करना है। व्हेन वी गेट यूनाइट, व्हेन वी इंडियंस यूनाइट, व्हेन द नेटिव्स गेट यूनाइट, व्हेन हमारे इंडियंस के अंदर व्हेन पावर, व्हेन नेटिव टू प्रोटेस्ट हेजिमोनी। तो इससे है ये लकान की थ्योरीज वगैरह आएंगी, एमी सेस्योर का डिस्कोर्स है कॉलोनियलिज्म के ऊपर, ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स। तो ये हम थोड़ा फिर अपना कल थोड़ा देखेंगे इनके बारे में। थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इन कुछ वर्क्स के बारे में बताया है। तो कल हम अपना पहले तो शुरू करेंगे अपना मार्क्सिस्ट व्यू के बारे में। ठीक है, आपको कुछ आपको आइडिया लग रहा है ना सुष्मिता? तो फिर कल करते हैं, ठीक है? तो आपको टाइम वगैरह का इंटीमेशन आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कल की टाइमिंग मॉर्निंग की है या चेंज होगी या? मैंने तो चेंज के लिए बोला है, अब देखो आपके सर क्या कहते हैं हमें ना। थोड़ा मुझे जाना था शाम को, अब देखते हैं, लेट्स सी हाउ द थिंग्स अकर। तो आपकी कोई क्वेरीज वगैरह होगी आप नोट कर लेना। टुमारो इज आवर लास्ट का क्लास ना। हाँ जी सर। हेलो, हाँ जी मैम। जी मैम। हाँ जी सर। जी सर, हो गया, ओवर हो गया। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ करवा। हाँ जी सर, आप वो उसका देख लेना सर टाइमिंग का, और यू जस्ट इंटीमेट मी। जी, मैं कल सुबह बात